ओके, सो द क्वेश्चन वाज कि दो मासेस है M1 M2, उन पे टोटल फोर्स लग रहा है 3, तो हर पहला फोर्स और दूसरा फोर्स कितना होगा? सो वी नो कि M1 डिवाइड बाई M2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई F2। तो एक तो इस रेशियो से भी पता चल सकता है कि M1 M2 का रेशियो कितना है, 1:2 इज इक्वल टू F1 F2। तो बस यही हो गया आंसर। F2 तुम लोगों का 2 है, F1 1 है। F1 को 1 मान लो, F2 को 2 मान लो, तो मानो नहीं बल्कि यही है, F1 1 हो गया, F2 2 हो गया, ये रेशियोज है। तो 1 + 2 3 बनता है, टोटल फोर्स 3 है। बड़े मास के पास बड़ा फोर्स गया, 2 बड़ा है तो बड़े मास के पास ही जाएगा, और 1 छोटा है तो छोटे मास के पास ही जाएगा। दूसरा, यू पीपल कैन डू इट बाय रेशियो। रेशियो किस तरह है? रेशियो क्या है? 1:2। टोटल कितना हो गया? 1 + 2 कर लो, हो गया 3। अब पहला फोर्स आएगा, उसका पार्ट मतलब उसका पार्ट 1 डिवाइड बाई टोटल पार्ट 3 मल्टीप्लाई टोटल फोर्स, मल्टीप्लाई टोटल फोर्स। अच्छा, ये पहले फोर्स के लिए मास का पार्ट हम यूज करें। पहला मास का पार्ट कितने है? 1। टोटल पार्ट मास का कितने है? ये वाला। और उसको मल्टीप्लाई करें टोटल फोर्स के साथ, तो 1/3 मल्टीप्लाई एफ कितने है? 1/3 इंटू एफ कितने है टोटल? 3। 3 इंटू टोटल फोर्स है, 3 3 कैंसिल, 1 न्यूटन। ये पहले मास का आ गया। दूसरे का कितना हो गया? उसके लिए 2/3 के लिए 2 उसका पार्ट हो गया, 3 उसके लिए टोटल हो गया, इनटू टोटल मास फोर्स कितना है? 3। सो 3 3 कैंसिल, यू गेट 2 न्यूटन। सो ये सेकंड फोर्स हो गया, ये सेकंड फोर्स हो गया। सही है। ओके, थर्ड इज, सॉरी, नेक्स्ट MCQs। चलो, नेक्स्ट MCQs। M1 इज इक्वल टू 5 है, M2 इज इक्वल टू 10 है, एंड M3 इज इक्वल टू 15 है। M3 इज इक्वल टू 15, M3 इज इक्वल टू 15। A1 जो है ना, पहले में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। पहले बॉडी में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन इन द अदर टू बॉडीज। इज इट 10, इज इट 20, इज इट 30 और इज इट 40? फाइंड करो एंड लेट मी नो। फाइंड करो, आई मीन पॉज करो एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। ओके, आई होप यू हैव फाउंड द सॉल्यूशन। पॉज करो एंड फाइंड द सॉल्यूशन। द आंसर वुड बी सेम 5। इनमें से कोई नहीं है, कनेक्टेड बॉडीज है, इट मींस कि सब में एक्सेलरेशन सेम होगा, सब में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन होगा। सब में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन होगा। फोर्स किस तरह होगा? फोर्स डिफरेंट होगा, और वो डिपेंड करते हैं मासेस पे, जिस तरह हमने इधर रेशियो निकाला। तो वही मासेस वाला क्वेश्चन अभी नेक्स्ट कर लेते हैं दोबारा। सो आई गिव यू के M1 2 kg है, M2 4 kg है, M3 6 kg मान लेते हैं। 6। टोटल फोर्स 12 न्यूटन है, टोटल फोर्स इज 12 न्यूटन। So tell me what will be the acceleration in these three objects and what will be the force in each of the masses. So very simple, acceleration find करना है। तो acceleration का फॉर्मूला क्या है? F is equal to ma, a is equal to f by m। तो चूंकि कनेक्टेड बॉडीज है तो नीचे हो जाएगा f डिवाइड बाई तीनों मासेस का सम, f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 प्लस m2 प्लस m3, क्यों? क्योंकि तीनों में सेम एक्सेलरेशन होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। 12 डिवाइडेड बाई तीनों मासेस का सम क्या है? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 12, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से तीनों बॉडीज मूव करेगी। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से तीनों बॉडीज मूव करेगी। फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए पहले रेशो निकालो, 2:4:6, 2:4:6। तो अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1:2:3 भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ना करो तो कोई फिर भी कोई मसला नहीं है। सो खैर, तो पहले मास का कितना होगा? उसका पार्ट मतलब 2 डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स है 12 मल्टीप्लाई द टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितना है? 12। उड़ा दो इन दोनों को, यू गेट 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन पहले मास में होगा, छोटे मास में कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन। सिमिलर दूसरे के लिए कर लो, 4 डिवाइड बाई टोटल कितना है? 12 मल्टीप्लाई 12। ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, उसमें कितना हो जाएगा? उसमें 4 बच जाएगा। सिमिलर लास्ट में तुम लोगों को पता ही क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12। ये दोनों उड़ गए एंड यू गेट 6, यू गेट 6। 2 + 4 6, 6 + 6 12। सो टोटल फोर्स वही आपके पास 12 आ गया, और आपके पास इंडिविजुअल फोर्सेस भी निकल आ गए। आप लोगों के पास इंडिविजुअल फोर्सेस भी निकल आ गए। ओके, इसके बाद आप लोगों का टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मैंने वीडियो में पढ़ाया था कि व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। उसमें मैंने एक बात कराई थी कि इनर्शिया, अगर हम इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट ऑब्जेक्ट, द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, आई होप कि आप लोगों ने उस बार लिखा हो, ना लिखा हो तो अभी लिख लो। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसका इनर्शिया होता है उसका मास, उसके इनर्शिया का मेजरमेंट जो हमें देते हैं उसका मास देते हैं। लेकिन जब बॉडी मूवमेंट में होती है, जब बॉडी मूवमेंट में होती है, तो फिर उसका इनर्शिया हमें कौन देते हैं? उसका इनर्शिया हमें लीनियर मोमेंटम देते हैं। इट इज द इनर्शिया इन लीनियर मोशन। इट इज द inertia of measure of inertia in linear motion, measure of inertia. It is the measure of inertia in linear motion, measure of inertia in linear motion.
लीनियर मोशन, ये ना हो कि आप लोग एंगुलर मोशन लिख दो, लीनियर एंगुलर मोशन में फिर एंगुलर मोमेंटम आते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, एक बॉडी में मोशन की मकदार कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, इन अ बॉडी, सही है। ओके, एंड जो most up-to-date definition है that is the product of mass and velocity and momentum is a vector quantity, momentum vector है boys, momentum is a vector, mass is a scalar, velocity is also a vector, so momentum can be written as kg meter per second, kg meter per second, kg meter per second, kg meter per second, सही है, kg meter per second। okay, so relations देख लेते हैं। P is proportional to mass when V is constant, V constant लिखो, सही है, constant, and momentum is proportional to velocity when m is constant, when m is constant, common sense है कि अगर mass constant हो तो जितनी velocity ज्यादा करोगे उतना momentum ज्यादा होगा, सही है, and so on, and so on, सही है। this is very important for MCQs। अच्छा, अब मैंने कहा था ना कि न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम, नहीं, अब इसके बारे में बात करते हैं। न्यूटन का जो एक्चुअल सेकंड लॉ है, न्यूटन का जो एक्चुअल सेकंड लॉ है, दैट इज F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt, और F इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइड बाई डेल्टा टी। सबसे पहले तो डीपी dt ये इंजीनियरिंग वाले को समझ आएगी, ये डेरिवेटिव है मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बहुत मतलब एक माइक्रो सेकंड में कितना चेंज होता है मोमेंटम में, तो ये तब होता है, ये उसका डेरिवेटिव का निशान है, प्री मेडिकल वालों के लिए नेसेसरी नहीं, उसको सिर्फ ये समझे कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस जिस तरह मैंने वेलोसिटीज वगैरह में समझाया था, सही है। ओके, ये न्यूटन का एक्चुअल सेकंड लॉ है, न्यूटन का एक्चुअल सेकंड लॉ ये है, इसका स्टेटमेंट अब देखो, if there is no net unbalanced forces, if there is net unbalanced forces, not no, if there is net unbalanced forces, for example एक ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है, if there, if there is नेट अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स नहीं, बैलेंस होगा तो वो तो खुद को ही कैंसिल कर देगा ना, वो तो खुद भी फिर क्या कहते हैं, नल हो जाएंगे सारे। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर एक बॉडी पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स हो, इफ देयर इज नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, then there will be change in momentum, then there will be change in momentum, then there will be change in momentum, there will be change in momentum, मतलब मोमेंटम चेंज होगा, इन मोमेंटम पी लिख लेता हूँ मैं short में, सही है। एंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज का मतलब है मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड करो, अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पी is the unbalanced force is equal to the unbalanced force, is equal to the unbalanced force, मैथमेटिकली आसान हो जाएगा। F इज इक्वल टू ये F अनबैलेंस्ड नेट फोर्स है, सही है, अनबैलेंस्ड नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड है और नेट फोर्स, सही है, अनबैलेंस्ड नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो अगर प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उस पर लिख लो, अगर एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स जो है वो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस का मतलब क्या है, मतलब अगर तुम एक बॉडी पे इस तरह फोर्स लगा रहे हो 5 और 5, तो ये तो बैलेंस ही हो गया ना, तो फिर इसमें कोई मोमेंटम वगैरह का चेंज है क्योंकि ये दोनों खुद एक दूसरे को कैंसिल करें, लेकिन अगर इस तरह फोर्स लग रहा है 5 इस तरह 2 इस तरह, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, सही है, इसका नेट फोर्स होगा कोई, तो ये नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अगर एक बॉडी पे हो रहा हो तो उसमें चेंज इन मोमेंटम आएगा, और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम, और उसी मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज उस अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर होगा। देख ले, इफ देर इज नेट अनबैलेंस्ड फोर्स देन देर विल बी चेंज इन मोमेंटम, अगर नेट अनबैलेंस फोर्स लगाओ तो मोमेंटम में चेंज होगा, और उसी मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज मतलब उसी मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड करो, वो उस अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर होगा, उस अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर होगा। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। ओके, या फिर यू कैन से rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, सही है, rate of change of linear momentum is equal to the net force acting on body, is
the net force acting on a body. Net force acting on the body. Net force acting on a body. Acting on the body. सही, on the body. ओके, जिसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये जस्ट डेफिनेशन का मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा, इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पी। और इस पूरे को कहते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ डेल्टा पी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब इससे क्या इक्वेशन आती है? डेल्टा टी को शिफ्ट करो, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है, इज इक्वल टू मोमेंटम का एक यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, एक ये यूनिट भी है न्यूटन सेकंड, विच इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड। न्यूटन का ये रहा, और इसमें सेकंड मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आप लोगों के पास यही चीज बन जाएगी। सही है, यही चीज बन जाएगी। तो याद करना, मोमेंटम का एक और यूनिट भी है विच इज न्यूटन सेकंड। ये वाला भी है और ये वाला भी है। पेपर में इस तरह आएंगे, ए और बी दोनों। सही है ना, याद रख लो, याद रख लो, इनका दोनों है तो लिख लेना इसको। सही है, ओके। अच्छा, एमसीक्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is 40 in 3 seconds, is 40 and delta 3 seconds, delta t is equal to 3 seconds। सही है, delta t is equal to 3 seconds। what is the force, what is the force? तो अगर किसी ने ये मारा हो ना कि F is equal to delta p divided by delta t 40 divided by 3, गलत हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिवन है, मतलब डेल्टा p डिवाइड बाई डेल्टा t ऑलरेडी गिवन है। डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी पूरा गिवन है 40। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब भी पूरा यही चीज है। अगर सिर्फ गिवन होता कि चेंज इन मोमेंटम इतना, सही है, फिर वो डिफरेंट होगा। अब अगर पूछे कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द डेल्टा पी, तो फिर डेल्टा टी को शिफ्ट करो, तो डेल्टा टी कितना है 3, और फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ से पहले ही गिवन है। डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी टोटल कितना था 40, डेल्टा टी को शिफ्ट करो, 3 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 120। 120 न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। ये हम बात तो सारी वही की, अब बात करते हैं कि वो प्रूफ क्या होता है। जो एक्चुअल है वो है डेल्टा डीपी डिवाइड बाई डी टी। अब इंजीनियरिंग वाले हजरात इसको देख ले, मेडिकल वाले इसको इग्नोर करके आखिरी पार्ट में सिर्फ फोकस कर ले। टी को मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एम वी डिवाइड बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ मास इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ मास जीरो होगा क्योंकि मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो लिख लो लिख लो। अगर मास कांस्टेंट हो तो डीएम डिवाइड बाई डी उड़ गया, जीरो हो गया। जीरो मल्टीप्लाई वेलोसिटी जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। व्हाट आर यू लेफ्ट विद? एम डीवी बाई डी टी। व्हाट इज डीवी बाई डी टी? वेलोसिटी में मैंने समझाया था, दिस इज एक्सेलरेशन। सो जब फोर्स कांस्टेंट हो तब आप लोगों के पास ये चीज, सॉरी मास कांस्टेंट हो तब आप लोगों के पास ये F इज इक्वल टू एम ए बनता है। एंड दिस इज नॉट द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये वाला है, सेकंड लॉ ये वाला है। दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन मास इज कांस्टेंट। एमसीक्यू लिख लो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल देयर बी, सॉरी, जो रॉकेट का प्रोपोर्शन है, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, इसमें तुम लोग F इज इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते। ये गलत है क्योंकि जब उसमें से गैस वगैरह होगी तो उसके मास में चेंज आएगा। उसमें मास कांस्टेंट नहीं होता, मास चेंज होता है। उसमें F इज इक्वल टू एम नहीं लगा सकते, उसमें F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी लगाओगे। रॉकेट प्रोपल्जन में नहीं हो सकता। जिस भी इवेंट में मास चेंज हो रहा हो उसमें F इज इक्वल टू एम नहीं लगा सकता, उसमें F इज ये लगाओगे। और जिसमें मास कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो, तो उसमें तुम लोग F इज इक्वल टू एम लगा के आ सकते हो। उसमें F इज इक्वल टू एम लगा के आ सकते हो। सही है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे पहले आप लोग पढ़ते हैं आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड और रियल सिस्टम या नॉन आइसोलेटेड।
नॉन आइसोलेटेड या रियल आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड वो होता है जिसमें क्या कहते हैं आप लोगों के पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है नॉन रियल या फिर नॉन आइसोलेटेड। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 100% आइसोलेटेड केस आप लोगों के पास कभी नहीं हो सकता। 100% आइसोलेटेड सिस्टम नॉट पॉसिबल। 100% आइसोलेटेड सिस्टम आप लोगों के पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब जो भी इवेंट हो रहा है उसमें एक्सटर्नल फोर्स हमेशा होता है। फॉर एग्जाम्पल दो चीजों को टकराओ तो उसमें तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह का कुछ ना कुछ तो लगेगा, इस तरह हवा तो लगेगी ना, लेकिन वो मतलब कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जीरो नहीं होता। तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, सही है। मतलब जीरो नहीं था हमेशा कुछ अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं, सही है। लेकिन 100% आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन अगर एफ एक्सटर्नल इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन एफ इंटरनल, तो देन उसको हम आइसोलेटेड या रियल आइसोलेटेड कंसिडर कर लेते हैं। ये रियल आइसोलेटेड, सही है, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। रियल आइसोलेटेड कंसिडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। इट कैन बी टेकन एज, सही है, उसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये यूज कब होता है, इसका यूज क्या है वो भी देख लेते हैं, वो अभी देख लेते हैं। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बात चल रही थी उसमें पहले गुना आप लोगों ने आइसोलेटेड पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कांस्टेंट होता है। पी इज कांस्टेंट या कंजर्व, पी इज कांस्टेंट और कंजर्व, कंजर्व, सही है। पी कांस्टेंट होते हैं या फिर कंजर्व रहते हैं। मतलब क्या है, मतलब लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, जितना पहला था उसके बाद में भी उतना होगा। मतलब एक इवेंट होने से पहले और एक इवेंट होने के बाद मोमेंटम वही का वही रहेगा। मतलब कि जब मोमेंटम वही का वही रहेगा, इट मींस कि डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं रहा। डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दो, डेल्टा टी को शिफ्ट करो, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। इसको लिखो एम वी एफ माइनस एम वी आई या पी एफ माइनस पी आई। एम वी आई, एम वी मोमेंटम होता है ना जीरो, तो एम वी एफ इज इक्वल टू एम वी आई। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी फाइनल इनिशियल उस इवेंट के बाद, मासेस तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, हमेशा मास भी चेंज हो सकते हैं, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल। इट मींस कि इवेंट से पहले और इवेंट के बाद मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। मतलब अगर जितना मास पहले था, अगर मास कम हो गया हो तो कॉमन सेंस से, फॉर एग्जांपल आप दो चीजों को टकराए, एक का मास कम हो गया तो जब टकराओगे तो उसका स्पीड तो ज्यादा होगा ना, मास कम हो गया तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। कॉमन सेंस से छोटे ऑब्जेक्ट को आप लोग दूर फेंक सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो एम भी कांस्टेंट होगा, तो अगर मास ज्यादा होगा तो उस चीज की वेलोसिटी कम होगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस चीज का मास कम हो गया, या फिर वाइस वर्सा, या फिर अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी उस चीज की कम होगी। तो m भी कांस्टेंट होगा, बट व्हेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, व्हेन इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m। क्या ग्राफ बनेंगे, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेंगे दोनों के, सही है। कॉमन सेंस से मास कम हो तो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, ये साफ दिख रहा है, सही है। फॉर एग्जांपल बुलेट को फायर करें, अब बुलेट के जब आप लोग फायर कर रहे हैं तो बुलेट की का मास देके और उसकी स्पीड देके, और गन का मास देके और उसकी स्पीड देके, खुद सोचे। बुलेट छोटा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसका एम भी लगाओ। बुलेट की मास देके छोटी होगी, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, मोर लेस, सही है, इज इक्वल टू आखिर में क्या कहते हैं, गन की वो देखिए, गन का मास क्या होता है, गन का मास बहुत ज्यादा होता है, उसका बड़ा एम होगा, लेकिन वो रिकॉइल वेलोसिटी होती है इसमें, तो जब आप फायर आगे कर देते तो आप गन थोड़ा सा पीछे तक आ जाते, तो वो वेलोसिटी कम होगी, वो वेलोसिटी कम होगी। आप लोग इसको इस तरह ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सही है। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं इम्पल्स की। व्हाट इज इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स सबसे पहले याद रखें, ये वर्ड जो डिफाइन है, ये डिफाइन है फॉर कोलिजंस। जब कोलिजंस होती है तो उसके लिए हम इम्पल्स डिफाइन करते हैं। क्यों डिफाइन करते हैं, व्हाई डू वी डिफाइन इम्पल्स, क्यों अलग से एक चीज है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, व्हेन टाइम ऑफ कांटेक्ट वेरी स्मॉल, जब डेल्टा टी बहुत बहुत छोटा हो, ऑलमोस्ट मतलब बहुत बहुत छोटा हो, बहुत बहुत छोटा हो, सही है, स्मॉल, और फोर्स बहुत लार्ज हो, बहुत लार्ज हो। जब फोर्स वेरी लार्ज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम,
तो उसमें फोर्स वेरी करते हैं, फोर्स वेरी करते हैं, एग्जैक्ट एक फोर्स नहीं था, वो वेरी करते हैं। कोलिशन में आप लोगों ने कभी फोर्स को मेजर किया है? कोलिशन में मेजर ही नहीं करते, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम में दो चीजें टकरा जाती है और फोर्स बड़ा ज्यादा लगता है, और वो वेरिंग फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स नहीं था, वेरिंग फोर्स होता है। तो हम उस फोर्स का एवरेज लेते हैं, हम उस फोर्स का एवरेज लेते हैं। तो याद रखें, इंपल्स में यूजुअली वी यूज एवरेज फोर्स, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। इंपल्स में वी यूजुअली यूज एवरेज फोर्स, इंपल्स में वी यूजुअली यूज एवरेज फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत बड़ा होता है और बहुत वेरी करते हैं, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसका एवरेज ही ले लेते हैं। सही है? ओके। और जब फोर्स बहुत बड़ा और टाइम बहुत छोड़ा हो, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो इम्पल्स के बराबर होता है। अब ये पिछले उसमें हमने डेल्टा पी के बराबर पढ़ा, इधर डेल्टा आई, इसको हम लोग आई बोलते हैं, ये इस केस में इसको इम्पल्स बोलते हैं। ये स्पेशल केस है, ये इम्पल्स डिफाइन सिर्फ कोलिजन के लिए हुआ है, ये कोलिजन के लिए सिर्फ होता है, क्योंकि इसमें फोर्स और ये जो टाइम है, ये दोनों हमें पता होता है कि ये बहुत बड़ा होता है और ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत बड़ा होता है और ये दूसरा बहुत छोटा होता है। सही है? ओके। और ये फोर्स को इंस्टेंटेनियसली आप लोग मेजर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। सही है ना? ओके। अब आप लोग खुद सोचिए, एफ डेल्टा पी इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है, और एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू इम्पल्स। सही है? इम्पल्स। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये इवन स्पेशल केस के लिए, लेकिन फॉर्मूले तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट करोगे तो वो यही चीज भी आएगा, ये भी आएगा। तो याद रखिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जितना चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा ना, वो इम्पल्स के ही बराबर होगा। आप कोलिजन के लिए देख सकते हैं, जितना चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा ना, व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज आल्सो द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या तो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम करें, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम है। सही है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब अब इंपॉर्टेंट बात, कोलिजन में मैंने पिछले उसमें बताया कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो डेल्टा पी तो कंजर्व है भाई। तो ये तो कंजर्व है, मतलब ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है, तो इट मींस कि आई मतलब एफ डेल्टा टी, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। जिस तरह एम भी कांस्टेंट मैंने समझाया था कि एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, या एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन डिवाइड बाई टाइम। इसलिए इम्पल्स में आप लोग खुद सोचिए, टाइम बहुत कम, फोर्स बहुत लार्ज, टाइम बहुत लार्ज, फोर्स बहुत कम। आप लोगों को पता है, बाइक तो आप सब लोग चलाते हैं, आप लोगों को हेलमेट में वो सॉफ्ट वो होते हैं ऊपर, वो इसलिए क्योंकि अगर गिर गए खुदा ना खास्ता, तो वो इम्पल्स बहुत है, क्योंकि बहुत सडन इम्पैक्ट होता है, कोलाइड होता है आप जमीन के साथ। तो उसका टाइम ज्यादा करने के लिए, तो जब टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स आप पे कम लगेगी। जब आप जमीन पर गिर जाएंगे, वो आपका हेड डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसमें स्पंज होता है एक टाइप ऑफ हेलमेट में, तो आप वो फोर्स को डिले करते हैं, टाइम ज्यादा कर लेती है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, तो फोर्स आप पे कम लगता है, फोर्स आप पे कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गिर गई, आप क्या कहते हैं, आप वो बाइक पे लगे रहते हैं, अपनी आवारागर्दी कर रहे थे, आप गिर गए, तो एफ डेल्टा टी आप पे लगेगा। एफ डेल्टा टी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि यार पूरे इवेंट में आपका चेंज इन मोमेंटम आया 15 न्यूटन सेकंड, 15 न्यूटन सेकंड या 50 केजी मीटर पर सेकंड। सही है? ये यूनिट याद रखना, गलती ना करें। अब एक भाई साहब है, उसने हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया, तो उस पे फोर्स लगा 15 न्यूटन का एक सेकंड में, तो इसका तो बड़ा गर्क हो गया। 15 न्यूटन का फोर्स एक सेकंड में लगा, तो इसका भी प्रोडक्ट 50 आता है, उसका बड़ा गर्क हो गया, वो शहीद हो गया। एक भाई साहब ने बिल्कुल हमारी तरफ फिजिक्स की बात मानी थी, उसने एक एक स्पंज पहना था, तो उस पे लगा 2 सेकंड में 25 न्यूटन का फोर्स। इसका भी प्रोडक्ट देखो, लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, वो चेंज नहीं होता। ये दोनों चीजें चेंज हो सकती है, जिस तरह मैंने इधर बताया, जिस तरह मैंने इधर बताया। इसका ग्राफ क्या होगा? हाइपरबोलिक ग्राफ। क्या होगा? हाइपरबोलिक ग्राफ। ओके। तो फिर अगर एक भाई साहब ने बिल्कुल मतलब बहुत ही उसको वो किया, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि यार 5 × 10, खुद सोचो कि अगर उसने स्पंज ज्यादा हो, उसका टाइम बहुत ज्यादा डिले करो तुम लोग, मतलब वो स्पंज की वजह से उसका जो इम्पैक्ट का टाइम है ना, वो मैं मिसाल देता हूँ, ये हेलमेट होती है, हेलमेट के इस साइड पे स्पंजेस होती है, ये जमीन के साथ, ये फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इसके साथ टकरा गई। अगर ये स्पंजेस ना होती तो ये बहुत गंदा टकराता, सीधा उसका सर लगता है हेलमेट के कोने पे, और वो लगता है मतलब हेलमेट के अंदर सीधा वो दीवार पे लगता, तो उसको ज्यादा दर्द पहुंचता है। लेकिन अगर ये स्पंज हो, तो स्पंज उसको बचाती है। स्पंज क्यों बचाती है? क्योंकि जब ये लगता है ना, तो पहले ये फोर्स स्पंज में ट्रांसफर होता है। स्पंज मतलब वो उसमें इलास्टिक एनर्जी, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो टाइम ज्यादा कर रहे हैं। तो जब टाइम आप लोगों ने 10 सेकंड कर दिया, तो फोर्स देखे 5 न्यूटन का सिर्फ लग गया। टाइम जितना ज्यादा करो, फोर्स उतना कम लगेगा, तो ये फिर भी 50 के ही बराबर होगा, मतलब
मोमेंटम तो वही सेम है, लेकिन टाइम ज्यादा तो फोर्स कम लगेगा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम लगेगा, और इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, सही है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वन। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को थर्ड लॉ वो तो इतना नहीं है, एंड देन उसके बाद कोलिजंस वगैरह इंशाल्लाह कर लेंगे, एंड उसके बाद फिर यूर लेफ्ट विद प्रोजेक्टाइल, देन वी स्टार्ट इन चैप्टर 4। मेक श्योर कि आप लोग प्लीज ये पॉइंट्स नोट कर ले, एंड मेक श्योर कि रीड योर बुक्स। थैंक यू सो मच।